हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का, जिसमें सेकंड चैप्टर बायोलॉजी क्लास 12 के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी के बारे में हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कई क्वेश्चंस आपके सामने मल्टीपल चॉइस रूप में होंगे और आपको 4 ऑप्शन भी मिलते रहेंगे। आप लोगों को बस अटेम्प्ट करना है कि विच इज़ द बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन मैं समझाता चलूँगा, ऑप्शन मैं बताता चलूँगा, हर एक चीज़ हर एक डाउट आपके क्लियर मैं करता चलूँगा, बशर्ते आप लोगों को एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ पर जो पूछ रहा है, पहले तो इसको मैं समझा देता हूँ। द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड। तो पॉलन ट्यूब होता कहाँ है? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं पॉलन ट्यूब की जो प्रेजेंस होती है वो उसको लेकर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था फीमेल पार्ट ऑफ द, तो उसमें आप लोगों ने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को देखा होगा। उसमें आप लोगों ने सीक यहाँ से स्टिग्मा से होते हुए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओव्यूल से जाके मिली थी, उसी को बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ठीक है, इनसाइड द फीमेल पार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आपको यही बताना कि जब एंट्री हो रही होती है पॉलन ट्यूब की थ्रू द इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड। इंटेगुमेंट जब आप लोगों ने ओव्यूल पढ़ा तो उसमें इंटेगुमेंट्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला है चेरेज़ोगैमी, दूसरा पोरोगैमी, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज का मतलब ए और बी दोनों सही है, या फिर डी ऑप्शन मेसोगैमी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि क्या आंसर सही होगा? तो इसके लिए मैं बस सिंपली वे में बता देता हूँ, इनसाइड ओव्यूल के अंदर बिल्कुल नहीं जाना आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बस मिडिल पार्ट ऑफ द पॉलन ट्यूब में जो पॉलन था उसकी बात की जा रही, इसलिए ध्यान रखिए। जैसे आप लोगों ने मीसोकार पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पर मीसोगैमी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, मीसोगैमी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है पॉलन ट्यूब के किसके थ्रू जाने की बात की जा रही है? इंटेगुमेंट्स के थ्रू जाने की बात की जा रही है, एंट्री जो हो रही है पॉलन ट्यूब की। ठीक है, तो द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द इंटेगुमेंट इसको बोलते हैं मीसोगैमी। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन जब भी आए मीसोगैमी आपको लगाना है। 2017 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी गया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पॉलीएम्ब्रियोनी, इसके बारे में तो काफ़ी डिटेल मैंने बताया था। पॉलीएम्ब्रियोनी नाम से ही लग रहा है पॉली एम्ब्रियो, काफ़ी एम्ब्रियो तैयार होना विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एम्ब्रियो का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आपको बताना है कि डिस्कवरी किसने की थी, हु डिस्कवर्ड पॉली एम्ब्रियोनी। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। पहला है लीवनहॉग, एंटोन वॉन लीवनहॉग, इनका पूरा नाम था एंटोन वॉन लीवनहॉग। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड है महेश्वरी, तीसरा है रिंकलर और लास्ट में है नॉल। ठीक है, तो यहाँ पर नॉल एक अपने आप में साइंटिस्ट, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या बताना है इसमें? राइट आंसर बताना है जो पॉलीएम्ब्रियो की डिस्कवरी से संबंधित हैं। तो अगर आपने उत्तर लगा दिया है या बता दिया है तो मैं बता देता हूँ आपका उत्तर सही हो सकता है। अगर आपने ए लगाया है, एंटोन वॉन लीवनहॉग डिस्कवर्ड द पॉलीएम्ब्रियोनी, द टर्म्स इज मेनली गिवन बाय द लीवनहॉग। ठीक है, यहाँ पर जो पॉलीएम्ब्रियोनी खोजा गया था वो किसके द्वारा खोजा गया था? लीवनहॉग के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। क्लास 10th में भी आप लोगों ने सीखा होगा। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो डबल जो फर्टिलाइजेशन होता है आप लोगों ने पढ़ा था किस में होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पाया जाता है। सबसे बेस्ट सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्या चीज़? डबल फर्टिलाइजेशन। इसी में ट्रिपल फ्यूजन भी होता है, ये आप लोग पढ़ चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आप लोगों को बताना है किसने खोजा था डबल फर्टिलाइजेशन। याद कीजिए पिछली वीडियो में मैंने ये बताया भी था कि डबल फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय नवाशिन। ठीक है, तो नवाशिन जो ऑप्शन सी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो डिस्कवर्ड किए थे इसी डबल फर्टिलाइजेशन को। जबकि ए ऑप्शन में स्ट्रॉसबर्गर है, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे में रॉबर्ट कोच है, ये बिल्कुल नहीं होगा। नवाशिन इज द बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेफ्लेसिया की बात हो रही है। रेफ्लेसिया के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, काफ़ी लार्जेस्ट फ्लावर होता है, बहुत ही बड़ा फ्लावर होता है, ये तो आप लोग पहले से ही समझ गए होंगे। तो रेफ्लेसिया इज पॉलिनेटेड बाय, किसके थ्रू रेफ्लेसिया में पॉलिनेशन होता है? तो पॉलिनेशन क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप लोगों को अगर समझना नहीं आता है, नहीं ध्यान आ रहा तो मैं बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ क्या होता है? ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा। ठीक है, नोन एज पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर होना है, किसका ट्रांसफर होना है? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना है। कहाँ पर होगा ये ट्रांसफर? स्टिग्मा में होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये कई एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेटेड होता है, कई एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पर रेफ्लेसिया में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। क्या ऑप्शन है मैं बता देता हूँ। पहला एलिफेंट है, दूसरा बटरफ्लाई है, तीसरा सीसी फ्लाई है और लास्ट में कैरियन फ्लाई है। तो अगर आप लोगों ने रेफ्लेसिया फ्लावर देखा होगा तो ये अच्छी बात है।
तो आप लोग समझ गए होंगे कैरियन फ्लाई इज द सूटेबल एग्जाम्पल या सूटेबल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो रेफ्लेसिया में जो पॉलिनेशन होता है बेसिकली डन बाय द कैरियन फ्लाई। कैरियन फ्लाई का डायग्राम मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जरूर दिखाऊंगा अगली वीडियो में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पॉलिनेशन बाय बैड्स इज कॉल्ड। अगर पॉलिनेशन हो रहा है बैड के थ्रू, बैड मतलब चमगादड़ के थ्रू, ठीक है, तो चमगादड़ के थ्रू। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाय बैट्स। तो बैट्स मतलब चमगादड़ों में जो पॉलिनेशन किया जाता है वो किस क्या कहलाता है, ठीक है, उसका नाम बताना है। कई तरह के एजेंट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है आप लोगों को लास्ट ईयर 11th क्लास में मैंने बताया था, उसमें आप लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा था, याद कीजिए। उसी में से ये टर्म्स निकाला गया चिरैप्टेरोफिली। ये जो टर्म्स होता है चिरैप्टेरोफिली, यही इसका राइट आंसर है। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। और एंटोमोफिली ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑर्निथोफिली जो पक्षियों के द्वारा होता है, ध्यान रखना है, ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा होता है। माल्कोफिली ये सब कुछ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन पॉलिनेशन अगर बैट के थ्रू हो रहा है तो ध्यान रखिएगा इस टर्म्स को हम लोग चिरैप्टेरोफिली कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट इज नोन एज। ये तो मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद भी होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, तो ऐसा फल जिसमें सीड बिल्कुल भी नहीं बनता उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार का ये फल होता है? तो इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। जी हाँ, पार्थिनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये बेस्ट सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जिसमें क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जब आप लोगों ने पढ़ा था कि मेल गैमेट इनसाइड द ओवरी पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट के थ्रू और दूसरा न्यूक्लियस के थ्रू जो है फ्यूज़न होता है, जिसको ट्रिपल फ्यूज़न के नाम से आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि आप देखते हैं कौन सा आंसर बेस्ट सूटेबल होगा इसके लिए। पहला है द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विद एग, बिल्कुल नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा टू गैमेट कभी भी फ्यूज नहीं हो सकते एग से। एग का मतलब यहाँ पर फीमेल गैमेट है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन देखते हैं, वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग एंड अदर विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, बिल्कुल सही इसका उत्तर मिल गया होगा आप लोगों को, क्या है बी। तो यहाँ पर एक किससे एक साथ फ्यूज़ हो रहा, फीमेल गैमेट मतलब एग के साथ, और दूसरा न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। जबकि तीसरे वाले में वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग अदर इज सिनर्जिड, तो सिनर्जिड से बिल्कुल नहीं फ्यूज़ होता है। किससे होता है, न्यूक्लियस से होता है। अभी मैंने बताया था, इसकी डेफिनेशन भी मैंने समझाई थी, तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए कोई कन्फ्यूज़न अगर होता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट वेयर द फिनिकल इज अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड। जिस स्थान से जो फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल जो ओव्यूल का ही एक पार्ट होता है, अटैच होता है टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भाग चिपका रहता है फिनिकल से, तो फिनिकल से जो चिपका हुआ भाग था ओव्यूल से जुड़ा हुआ हिस्सा था, उसको हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप लोगों को क्या लगता है, चलाजा होगा या फिर आपको लगता है हिलम होगा या न्यूक्लियस होगा या माइक्रोपाइल होगा? तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, इससे पहले मैंने कई बार समझाया था, तो इसमें ध्यान रखिएगा चलाजा इज़ द मेन पार्ट जिससे हम लोग पता करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल को। तो हाइलम इज़ द बेस्ट सूटेबल एग्जांपल ऑफ द गिवन क्वेश्चन, मतलब एक पॉइंट होता है जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच्ड होता है टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, जिसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। इसको हिलम भी बोल सकते हैं, हाइलम भी बोल सकते हैं, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, दोनों का मीन्स एक ही है, ठीक है, हाइलम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द एंथर्स मैच्योर बिफोर द स्टिग्मा इट इज़ नोन एज, क्या कहलाता है? जब एंथर मैच्योर हो जाता है बिफोर द स्टिग्मा से पहले, तो ध्यान रखिएगा स्टिग्मा से पहले एंथर मैच्योर हो गया, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, डिक्लिनी है, हेट्रोस्टिली है, प्रोटेंड्री है और प्रोटोजेनी है। तो क्या लगता है, वैसे तो ये टर्म्स बेसिकली बोर्ड के एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में कब ये पूछ लिया जाए तो आप लोग जरूर याद करिए। तो यहाँ पर जो प्रोटेंड्री की बात की जा रही है, सी ऑप्शन जो प्रोटेंड्री है, तो प्रो का मतलब होता है पहले, ठीक है, बिफोर द स्टिग्मा, और जो डी है उसमें जिनी की बात हो रही है, तो प्रोजेनी अलग चीज़ है, प्रोटोजेनी अलग चीज़ है, प्रोटेंड्री बिल्कुल सही इसका आंसर है। व्हेन द एंथर मैच्योर होते हैं बिफोर द स्टिग्मा से पहले, तो उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, ये तो आप लोग अच्छे से लगा सकते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इज़ द बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, इसको बिल्कुल भी मैं जो है
एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर बोर्ड के एग्जाम में नहीं बनता है, बशर्ते आप लोगों को पढ़ना सब कुछ पड़ता है, जिसमें आप लोगों को पेपर ईजी लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, एंटीपोडल सेल्स लोकेटेड होते हैं कहाँ पर? ये एंटीपोडल सेल्स पाए जाते हैं जहाँ पर फ्यूज़न होता है। ध्यान रखिएगा, एंटीपोडल सेल्स आर लोकेटेड, कहाँ पर ये लोकेट होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बता देता हूँ, ओव्यूल का जो चलाजल पार्ट होता है या चलाजल एंड होता है, वहीं पर ये एंटीपोडल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को कई तरह के ओव्यूल्स बताए जाएंगे, एक एक एक्सप्लेनेशन मैं उसको करूँगा। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन, तो फिर से एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ, एंटीपोडल सेल्स आर लोकेटेड कहाँ होते हैं? चलाजल एंड पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, द एंटीपोडल सेल्स आर दोज विच आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दिखते तो चलाजल एंड पे हैं, प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए दिमाग में, कन्फ्यूज़न बिल्कुल बनने नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर लोकेट है चलाजल एंड पर तो ये दिखेगा भी और पाया भी जाएगा एट द चलाजल एंड। दोनों ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में, लेकिन सेट अलग अलग हुए होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हुए, 2018 का सेट दूसरा होगा और दूसरे वाले में सेट दूसरा होगा। दोनों क्वेश्चन एक सेट में बिल्कुल नहीं पूछे जा सकते। अगला क्वेश्चन नंबर 13, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछा है, एम्ब्रियो कल्चर वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय, तो सबसे पहले एम्ब्रियो कल्चर किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करते चले। तो ये जो बात हो रही है एम्ब्रियो कल्चर की, टिश्यू कल्चर अलग है, एम्ब्रियो कल्चर अलग है। ये पहली बार प्रपोज किया था हैनिंग महोदय ने 1904 में। जी हाँ, 1904 हैनिंग ने इसको क्या किया था? प्रपोज किया था। इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था, जिसकी वजह से आज हम लोग एम्ब्रियो कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 14, पॉलिनेशन इन सेल्विया इज अ टाइप ऑफ प्लांट। तो जो पॉलिनेशन होता है वो सल्विया में किस प्रकार का होता है? परफॉर्म बाय द, किसके थ्रू होता है पॉलिनेशन? ये आप लोगों को बताना है। वाटर के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? पॉलिनेशन इन सेल्विया। तो सेल्विया में जो पॉलिनेशन होता है बेसिकली वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों के द्वारा। अब कीड़े मकोड़ों का मतलब मकोड़े नहीं आएंगे, तो कीड़े ही आएंगे। इंसेक्ट के बेसिकली थ्रू होता है सेल्विनिया में जो पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन, इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टेमेंस जो होते हैं, स्टेमेंस की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। स्टेमेन जो मेल प्रोडक्टिव पार्ट थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, जिसमें आप लोगों ने फिलामेंट और एंथर्स पढ़ा था। तो ये भी आप लोग अच्छे से जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टेमेन और पिस्टिल में। तो पिस्टिल जो कार्पल का एक हिस्सा होता है, जो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, वो बिल्कुल अलग है। जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो स्टेमेंस होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या करते हैं? बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बता देता हूँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है। स्टमन बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने 4 वल्स पढ़े थे, उसी में से एक स्टमन एक वल्स था, आप लोगों को याद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताइए, सेम प्लांट की बात की गई है और एनदर फ्लावर होगा, तो कैटेगरी तो प्लांट की सेम है लेकिन फ्लावर यहाँ पर अलग है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो बिल्कुल सही है, क्रॉस पॉलिनेशन का अदर नेम आप लोगों से यहाँ पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ सकता है। आने वाले जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। 16 का आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जाइटोनोगेमी इसका राइट आंसर है। ऑटो का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, तो जाइटोनोगेमी इसका राइट आंसर है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक अ मैच्योरिटी इज, ये तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। तो याद कीजिए पिछली वीडियो में क्या बताया था, 8 न्यूक्लिएटेड विद 7 सेल्ड। ठीक है, ये सी ऑप्शन वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो कितने न्यूक्लिएटेड होगा? 8 न्यूक्लिएटेड, और कितने सेल्ड होगा? 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक पॉलन सैक द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया का मतलब था फीमेल और यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब था मेल। तो पॉलन ग्रेन की बात हो रही है, पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन की बात हो रही है। तो यहाँ पर कितने, तो आप लोगों ने पढ़ा भी था, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि अपने आप में तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है,
इसको मैं बता देता हूँ, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पर बाइलोब्ड है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें पाए जाने वाले जो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कीजिए तो वो होंगे कितने, 4। तो आपने अगर डी ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, ये तो आप लोगों को अच्छे से याद भी होगा, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी जो फादर ऑफ इंडिया के हैं, भारतीय एम्ब्रियोलॉजी के जनक कहे जाते हैं, कौन है वो, पंचानन माहेश्वरी। तो उत्तर अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी इज द बेस्ट सूटेबल बेस्ट सूटेबल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के आंसर जो होगा प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। कई बार पी माहेश्वरी भी आता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, वही पी माहेश्वरी पंचानन माहेश्वरी हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको क्लियरली समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है पहले तो ये देखिए। ठीक है, हाउ मैनी meiotic divisions are required to produce 200 माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर, 200। तो 200 को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 पंचे 20 और 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्पोर की बात की जा रही है और माइक्रोस्पोरेंजिया आप लोगों ने पढ़ा था कितने थे, 4। तो क्लियर हो गया होगा आंसर। अगर आपने बी लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 21 विच वन इज़ द हेल्पफुल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एग apparatus। इनमें से कौन सी चीज़ हेल्पफुल होती है एग के apparatus को बनाने में। तो क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि apparatus को बनाने के लिए, तो यहाँ पर सिनर्जिड जो ऑप्शन दे दिया है वो बिल्कुल सही है। तो सिनर्जिड और एग ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, तो बी उत्तर इसका सही माना जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 की भी बात कर लेते हैं। क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, एक सेल्विया का प्लांट पढ़ा था, आप लोगों से यहाँ से पूछ रहा है, और दूसरा पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इनमें से चारों में से किस में होता है, इंसेक्ट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। गुड़हल में बिल्कुल नहीं होगा, वीट में बिल्कुल नहीं होगा, हाइड्रिला में बिल्कुल नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन जो बी वाला है, या फिर ये कह लें यही बी उत्तर इसका सही है। तो फिग इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। तो इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होने वाला जो यहाँ पर भाग है, जो यहाँ पर आंसर है वो है फिग। अगला क्वेश्चन, चलाजा इज फाउंड इन। तो चलाजा कहाँ पाया जाता है, ये किस चीज़ का पार्ट होता है, तो ये बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, ओव्यूल से पहले एम्ब्रियो सैक तैयार होता है, उसी सैक में ही ये चलाजल एंड होता है या चलाजल पार्ट होता है और जुड़ा होता है ओव्यूल से, या फिर ओव्यूल को हम लोग बांट सकते हैं इसी चलाजल एंड के थ्रू। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सैक का ही भाग होता है, ये आप लोग सी लगाएंगे इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इफ द सेल्स एनी प्लांट हैव 24 क्रोमोसोम देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, ये 2n के बजाय आप लोग ध्यान रखिएगा 2n बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि एंडोस्पर्म में आप लोगों को 3n करना है। ठीक है, तो 3n जब आप लोग करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या समझना है, 3n के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। तो 3n के अकॉर्डिंग उत्तर क्या आएगा, 12 दूनी 24, 12 36। तो आपको क्या लगता है, इसका आधा करेंगे, n निकालेंगे इसका तो निकलेगा 12, इसका 2n निकालेंगे तो क्या निकलेगा 24। अगर इसका आप लोग एंडोस्पर्म में देखेंगे तो 3n हो जाएगा, मतलब 12 दूनी 24, 12 36। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 36 होगा। कैसे होगा, फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 24 क्रोमोसोम कहाँ पर है, लीफ में। ठीक है, लीफ में, क्योंकि लीफ क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। ध्यान से समझिएगा, डिप्लॉयड होती है, इसका मतलब 2n होता है। 2n का मतलब 24 से अगर हम लोग हैप्लॉयड की तरफ चले तो कितने थे, 12 थे। ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉयड के बाद लीफ में कितना, डिप्लॉयड हो गया 24। लेकिन एंडोस्पर्म की अगर बात करें तो 3n होता है। ठीक है, तो 3n के लिए मतलब 12 दूनी 24, 12 36, 36 आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला जो है वो अपने आप में ही थोड़ा सा आंसर किया आगे है, कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज हैप्लॉयड। देखिए वही चीज़ बात हो रही है, हैप्लॉयड इनमें से कौन सा है। डिप्लॉयड तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, अगर मैंने कहा डिप्लॉयड, लीफ डिप्लॉयड होता है, अगर मैंने कहा स्टेम डिप्लॉयड होता है, सारे पार्ट्स क्या हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के थे। लेकिन हैप्लॉयड क्या था, क्या रूट हैप्लॉयड होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या लीफ हैप्लॉयड होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या जाइगोट हैप्लॉयड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पर मेल गैमेट की बात हो रही है, बिल्कुल राइट आंसर है, मेल गैमेट इज द हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। जबकि यहाँ पर फीमेल मिला दें, दोनों का फ्यूजन करा दें तो उसके बाद जाइगोट का निर्माण होगा और वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। तो डिप्लॉयड से पहले मेल गैमेट की बात हो रही है, तो ये है हैप्लॉयड
स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा एंड तक समझ में सब कुछ आ गया होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो बताने थे बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट्स में चलते हैं। नेक्स्ट बुक से भी मैं पढ़ा रहा हूँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन सर। अब जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम उसी तरह से रहेंगे, ये दूसरी बुक के हैं तो इसको अच्छे से भी क्लियर कर लें, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली टेक्स प्लेस इन। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? आपको उत्तर देने का समय मैं बिल्कुल दूंगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ लिए। तो उत्तर आपने अगर दे दिया तो बता देता हूँ। एंजियोस्पर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या चीज़? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ द क्रोमोसोम नंबर इन द रूट हेयर, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। रूट हेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 14 है। देन व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द एंडोस्पर्म। हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। और आप लोगों को याद रखिएगा, एंडोस्पर्म में 3n बनाना है आप लोगों को, और जो रूट हेयर है वो डिप्लॉयड है, तो इसका मतलब हैप्लॉयड पहले निकाल ले। हैप्लॉयड रहा होगा 7, दूसरा डिप्लॉयड हो गया 14, और तीसरा जो 3n था वो हो जाएगा 21। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने उत्तर लगा दिया है तो आपको आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। किस प्रकार से एम्ब्रियो सैक तैयार होता है? अभी आप लोगों ने चलाजा पढ़ा था, इसी का एक भाग होता है। उसी के बाद आप लोग क्या पढ़ोगे? ओव्यूल पढ़ोगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, कंप्लीट सीक्वेंस बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या सही होगा? सबसे पहले आर्किस्पोरियम दे दिया गया है, मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। मदर सेल पहले बनेगा, तो आर्किस्पोरियम के बाद है मेगास्पोर मदर सेल्स, और उसके बाद मेगास्पोर बनेगा, और लास्ट में एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। ये उत्तर बिल्कुल सही है, बी वाला। इसको जरूर अपने दिमाग में ये सीक्वेंस बैठा लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following plays an significant role in the nature of fruit development from a flower। तो इनमें से कौन सी चीज़ फ्लावर फ्रूट डेवलपमेंट, फ्लावर से फ्रूट डेवलपमेंट के रोल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एंड्रोसियम है, पॉलन ग्रेन है, गाइनोसियम है, फर्टिलाइजेशन है। तो क्या लगता है आप लोगों को, इनमें से कौन सी चीज़ फ्रूट डेवलपमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? तो मैं बता देता हूँ, फ्रूट का मतलब होता है मैच्योर ओवरी, ठीक है। ओवरी इज द फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट को हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम इज द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल ऑफ द गिवन क्वेश्चन। बिल्कुल उत्तर सही है अगर आपने गाइनोसियम लगा दिया है, क्योंकि गाइनोसियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेचर ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम ए फ्लावर। तो फ्लावर से क्या बनना? फ्रूट डेवलपमेंट होना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइनोसियम का, ठीक है। द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, अभी आप लोगों को बताया था पंचानन महेश्वरी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने पी महेश्वरी आया है, तो 5th का डी आंसर बिल्कुल सही है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये अभी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था? बी उत्तर। अभी पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने सीख लिया, ये क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है। द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए दोबारा से मैं बता देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंटेगुमेंट्स के थ्रू पॉलन ट्यूब में जो होता है एंट्री, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ा था। तो 7th का आंसर आप लोग क्या लगाओगे? वैसे वो आंसर मुझको मिल नहीं रहा है इसमें, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज आप लोग इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। वो उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप लोग जरूर वीडियो पिछली देखिएगा। इसी वीडियो का जो एंड पार्ट अभी खत्म किया था उसमें ये क्वेश्चन आया था, द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट वेयर द फ्यूनिकल इज अटैच टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। फ्यूनिकल अटैच होता है किस भाग में? 8वें का क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली वाली जो अभी पार्ट मैंने खत्म किया है उसी में आप लोगों से ये पूछा गया था। तो हाइलम या हिलम कुछ भी बोल सकते हैं, बी आंसर बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन, पेरिस्पर्म इज द रिमेनिंग पार्ट। जो पेरिस्पर्म होता है वो रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ हिस्सा होता है किस चीज़ का? 9th का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है किस चीज़ का ये हिस्सा होता है? तो ये न्यूसिलस का हिस्सा होता है पेरिस्पर्म, ठीक है। न्यूसिलस का ही रिमेनिंग पार्ट होता है, क्या चीज़? ये पेरिस्पर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया, पेरिस्पर्म इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसिलस, ये आप लोगों को जरूर दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 मैं बता देता हूँ, एंटीपोडल सेल्स आर दोज विच आर प्रेजेंट, कहाँ पर होते हैं ये एंटीपोडल सेल्स? तो ये तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है आप लोगों को, दोबारा से आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है, ये अच्छी बात है। 10th का बिल्कुल सही उत्तर है, 10th का ए ही सही है। तो एट द चलाजा लैंड डबल फर्टिलाइजेशन आकर्षण किस में होता है? बिल्कुल वही चीज़ आ गई जो आप लोगों ने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था। अगला है पॉलीएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन। तो पॉलीएडल्फस कंडीशन किस में पाई जाती है? ये जो कंडीशन होती है ये बेसिकली पाई जाती है एंड्रोसियम में, ठीक है। मेल पार्ट में पाई जाती है पॉलीएडल्फस कंडीशन, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा, अगर आपको कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो ये मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन से रिलेटेड मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है इसको भी मैं देख लेता हूँ।
इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टेमेंस आर, तो स्टेमेंस क्या होते हैं, मेल पार्ट ही तो कहलाते हैं, ये तो बिल्कुल आप लोगों को याद ही हो गया होगा। तो स्टेमेंस आर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर, ध्यान रखिएगा वही क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आंसर अब आप लोग बता दीजिए, दोनों एक साथ हो रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है, आप लोगों को समझा भी रहा हूँ मैं काफ़ी कुछ। बी अगर आपने उत्तर लगा दिया है, जेनेटोलॉजी बिल्कुल, गैमी बिल्कुल सही है, जेनेटोगैमी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैग मैच्योरिटी, तो यहाँ पर ये भी अभी मैंने ख़त्म कराया था क्वेश्चन नंबर 15 का। 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक पॉलन सेक द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसमें 4 होते हैं, बिल्कुल उत्तर सही है। तो डी ऑप्शन अगर आपने लगा दिया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो 16 का आप लोगों ने डी लगाना है, ठीक है। हाउ मेनी मेटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 200 माइक्रोस्पोर फ्रॉम द फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो ये तो क्लियर हो गया, 200 की बात हो रही है, माइक्रोस्पोर की बात हो रही है, तो डिवाइड कर देना 4 से, 4 5 ज़ा 50, मतलब बी आंसर 17th का बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, विच वन इज़ हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एग apparatus, तो ये तो सिनर्जिड्स वाला क्वेश्चन है, बी ऑप्शन अगर आपने लगा दिया है 18th का बिल्कुल सही है। पॉलिनेशन इन सेल्विया इज परफॉर्म बाय द, यहाँ पर आंसर आप लोगों को दिख रहा हूँ, मैं छुपा देता हूँ, ठीक है। पॉलिनेशन इन सेल्विया, तो ये तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होता है सेल्विया में, तो 19th का अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। इंडियन एम्ब्रियोलॉजी फिर से आ गया वही चीज़, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफ़ी कुछ सीख लिया है आज की इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ एंड तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। तो करना क्या है, इसको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको 2-3 बार आप लोग जो अटेम्प्ट करोगे तो आपको उत्तर अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी वीडियो आप लोग इसी तरह से एंड तक ज़रूर सुनोगे। थैंक्स।